क्रेमलिन का ये मौलिक निर्णय कि बड़े पैमाने पर लामबंदी सितंबर में राज्य ड्यूमा चुनावों के बाद ही कराई जाएगी, पहले ही ले लिया गया है। रूसी संघ की राज्य ड्यूमा के डिप्टी आंद्रे गुरुलेव, जो पहले रक्षा और सुरक्षा समिति के सदस्य थे, ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि इस शरद ऋतु में रूस में नई लामबंदी की घोषणा की जाएगी। यूक्रेनी मोर्चे पर गंभीर स्थिति, सर्दी बसंत के हमले की विफलता और भारी नुकसान के कारण। इसी समय कई यूरोपीय अधिकारी मानते हैं कि अगर यूक्रेनी मोर्चे पर भारी नुकसान जारी रहता है तो आने वाले महीनों में क्रेमलिन को वास्तव में दूसरी जबरन लामबंदी के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और इसी के साथ वॉशिंगटन युद्ध अध्ययन संस्थान ने बताया है कि रूस लगातार दूसरे महीने यूक्रेन में क्षेत्रों पर नियंत्रण खो रहा है। जहां अप्रैल में पहले से कब्जा की गई क्षेत्रों का शुद्ध नुकसान 116 वर्ग किलोमीटर था, वहीं मई के अंत तक ये आंकड़ा 281 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया। यानी रूस के लिए ये रुझान डरावना है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन या तो मिसाइल हमलों से यूक्रेन को सरेंडर करने की जल्दी में हैं, या सितंबर के चुनावों के बाद लामबंदी की घोषणा करेंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में राय लिखें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉस्को ने स्वीकार किया है कि रूस में इस साल पतझड़ में नई जबरन भर्ती घोषित होगी, क्योंकि यूक्रेनियन फ्रंट पर हालात खराब है, सर्दी बसंत हमलों में नाकामी और भारी नुकसान हुआ है। ऐसा बयान रूसी राज्य ड्यूमा के डिप्टी आंद्रेई गुरुलेव ने दिया है, जो पहले रक्षा और सुरक्षा समिति के सदस्य थे। मैं उनके टेलीग्राम चैनल से उनका उद्धरण पेश करूंगा। इस समय गलियारों और दफ्तरों में बड़ी लामबंदी की जरूरत पर सक्रिय चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा जानकार लोग कहते हैं कि इस बारे में मौलिक फैसला पहले ही लिया जा चुका है और लामबंदी इस बार पतझड़ में होगी। गुरुलेव के अनुसार जब तक ड्रोन की समस्या हल नहीं होती, ऐसा फैसला कोई निर्णायक सफलता नहीं दिलाएगा। उनके अनुसार यूक्रेनी सेना पहुंच मार्गों पर पैदल सेना को ढेर कर रही है और हमलावर समूहों को सिर उठाने से रोकती है। साथ ही अग्रिम मोर्चे और नजदीकी पिछला इलाका सचमुच भर दिया है। उनके मुताबिक रूस को कई गुना ज्यादा हताहतों का सामना करना होगा। गुरुलेव ने क्रीमिया की स्थिति की ओर ध्यान दिलाया, जहां पेट्रोल की कमी और ड्रोन हमले उस सड़क पर हो रहे हैं जिसे रूसी नोवरोसिया कहते हैं, जिसका काम प्रायद्वीप तक जमीनी आपूर्ति पहुंचाना है। अब मैं गुरुलेव का एक और उदाहरण पेश करूंगा। दुश्मन बिना हिचकिचाहट कार्रवाई कर रहा है और क्रीमिया व दक्षिणी टुकड़ियों की ईंधन आपूर्ति काटने की कोशिश कर रहा है। मोर्चे पर आगे बढ़ना असल में रुक गया है और विशेष सैन्य अभियान पूरी तरह से एक बेहद कड़े मोर्चाबंदी वाले गतिरोध में बदल गया है, जो थकावट का संकेत है अगर समय रहते पहल अपने हाथ में नहीं ली गई। ये सोचना बंद करे कि हम मोर्चा तोड़ देंगे, जब तक तरीका नहीं बदलेंगे ऐसा नहीं होगा। हमें प्रबंधन का पुनर्गठन करना होगा और नवरोसिया मार्ग की सुरक्षा में चूक करने वालों की सख्ती से जवाबदेही तय करनी होगी, ताकि भविष्य में कोई लापरवाही न करे। यहां मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इससे पहले रूस में संभावित नई लामबंदी के बारे में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान ने लिखा था। रिपोर्ट का नाम था रूस की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आगामी संकट। संस्थान ने इस बात पर ध्यान दिलाया था कि वर्तमान में युद्ध संचालन के लिए वित्तीय संसाधन और यूक्रेन में लड़ रही सेना की भरपाई की संभावनाएं लगभग समाप्ति के कगार पर हैं और क्रेमलिन एक बुनियादी विकल्प के सामने खड़ा है, या तो सैन्य महत्वाकांक्षाओं को कम करे या फिर अर्थव्यवस्था और रूसी समाज से अपनी मांगों को अचानक बहुत बढ़ा दे। संस्थान के अनुसार दूसरा परिदृश्य नई लामबंदी, सीमाओं का पूरी तरह से बंद होना, श्रम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और लोगों को निर्देशित रूप से रक्षा उद्योगों में भेजना शामिल कर सकता है, और पूरी तरह से सैन्यीकृत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जिसमें सरकारी स्वामित्व और कीमतों पर सरकारी नियंत्रण दोनों शामिल होंगे। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कहूंगा, लेकिन गुरुलेव सही है। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार रूस लगातार दूसरे महीने यूक्रेन में जितना क्षेत्र जीत रहा है उससे ज्यादा क्षेत्र खो रहा है, और रूसियों के लिए यह प्रवृत्ति वाकई विनाशकारी है।
अगर अप्रैल में रूसी सशस्त्र बलों द्वारा पहले से कब्जा किए गए क्षेत्रों का शुद्ध नुकसान 116 वर्ग किलोमीटर था, तो मई के अंत तक ये आंकड़ा 281 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया। एक बार फिर, अप्रैल में उन्होंने 116 खोए, मई में 281। अगर यही स्थिति और रुझान जारी रहे तो सोचिए जून में वे कितना खो सकते हैं। यानी यूक्रेनी बलों ने अब तक रूसियों के वसंत गर्मी के हमले को काफी हद तक रोक दिया है। दिसंबर 2025 से मई 2026 तक युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार रूसी बलों ने यूक्रेन में केवल 40 वर्ग किलोमीटर तक ही बढ़त बनाई है, जबकि 2024-2025 की समान अवधि में ये बढ़त 500 वर्ग किलोमीटर थी। इस प्रकार 2026 में रूसी सेना ने केवल लगभग 8% उस क्षेत्र का कब्जा या उसमें घुसपैठ की जितना उन्होंने 2025 में किया था। रूसी सेना की धीमी प्रगति युद्ध के मैदान में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के कारण है, जिसमें यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जमीनी जवाबी हमले, यूक्रेन के मध्यम दूरी के हमलों में वृद्धि और टर्मिनलों को अवरुद्ध करना शामिल है। रूसी सशस्त्र बलों के लिए स्टारलिंक और क्रेमलिन ने मोर्चे पर टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया। रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्र में कमी पहली बार 2023 के बाद दर्ज की गई है, जब यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने जवाबी हमला किया था। पिछले 2 महीनों में रूसी सैनिकों ने लगभग सारी जमीन खो दी है, जिसे उन्होंने इस साल की शुरुआत से कब्जा किया था। लेकिन लगता है कि सांसद गुरुलियोव बोल पड़े, क्योंकि इसके बाद वही गुरुलियोव शायद होश में आ गए, जैसे कोई भी रूसी जो रोजाना वोडका पीता है। अब रूसी लोग कमेंट करेंगे कि ये स्टीरियोटाइप है, हम वोडका नहीं पीते, आप वोडका पीते हैं, लाप्ती के जूते पहनते हैं और बस असभ्य जीव हैं। माफ कीजिए, मैं भटक गया। गुरुलियोव ने टेलीग्राम पर अकाउंट हैक होने से उस पोस्ट की सफाई दी जिसमें यूक्रेनी मोर्चे पर गतिरोध व आने वाली मोबिलाइजेशन की बात थी। रूसियों की मोबिलाइजेशन इस पतझड़ में होगी। डिप्टी गुरुलियोव ने अपने चैनल मैसेंजर मैक्स में लिखा कि उसके टेलीग्राम अकाउंट से फैल रहे टेक्स्ट दुश्मनों द्वारा हैं और इसे उसने उकसावे की कार्रवाई बताया। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि ये उसने नहीं लिखा, वो कह रहा है, सुनिए, टेलीग्राम में जो पोस्ट है वो मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अब सब लोग उसी पोस्ट को फैला रहे हैं और सब कह रहे हैं, देखो गुरुलियोव ने ऐसा बयान दिया है। और इसी स्थिति में कई यूरोपीय अधिकारी भी मानते हैं कि अगर यूक्रेनी मोर्चे पर भारी नुकसान जारी रहता है तो आने वाले महीनों में क्रेमलिन को दूसरी जबरन लामबंदी करनी पड़ सकती है और नुकसान जारी रहेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के सूत्रों के अनुसार यूरोप में संभावित लामबंदी का समय सितंबर में होने वाले राज्य ड्यूमा चुनावों के बाद माना जा रहा है, लेकिन सभी इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। कुछ यूरोपीय अधिकारी मानते हैं कि क्रेमलिन सैन्य अभियान रोक सकता है बजाय कि राजनीतिक रूप से जोखिम ले। अब मैं वॉशिंगटन पोस्ट का उद्धरण पेश करता हूं। 2022 की लामबंदी ने व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता और समाज में युद्ध के समर्थन को गिरा दिया था, साथ ही सैकड़ों हजारों रूसियों के विदेश भागने का कारण भी बनी थी। रूस शायद एक विराम ले सकता है, क्योंकि मौजूदा रूप में युद्ध को जारी रखना अब असंभव होता जा रहा है। क्रेमलिन एक बुनियादी विकल्प के सामने खड़ा है, या तो सैन्य महत्वाकांक्षाओं को कम करे या समाज और अर्थव्यवस्था से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ा दे। लेकिन किसी भी स्थिति में रूस अब वो जीत हासिल नहीं कर पाएगा जिसका सपना इन जंगली और गंदे रूसियों ने देखा था। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।